हाँ तो देखो अब आगे शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब कि उस मोमेंट पर कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कितनी वेलोसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से ही अपनी पहचान बता रहा है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करेंगे, तो देखा मान लो सपोज ये कुछ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट था, उसका पाथ है। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करते हैं। लाइक से यहाँ से शुरू हुआ t1 से, यहाँ पे पहुँच गया t2, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका शॉर्टेस्ट पाथ। एवरेज निकालना है तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। लेकिन अब हमें अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तब क्या करेंगे, तो तब सिचुएशन क्या हो जाएगी कि लेट्स से वेलोसिटी v है यहाँ पर, तो हम इसको इनफाइनाइटली जूम करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली जूम किया तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसको डिफरेंशियल एलिमेंट से बताएंगे हम कि बहुत छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो ds से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बात समझ आ रही है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है उसको dt बोल देंगे। मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखें, अभी तुमने लिमिट की चर्चा करी तो अपन लिमिट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि लेट से हमने कैसे डिफाइन किया था वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो लिमिट हम इस डेल्टा टी की ज़ीरो को अप्रोच करा देंगे। मतलब क्या, हम बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में नाप रहे हैं इसको, तो यही चीज़ लिमिट में ds/dt हो जाती है। एंड बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हम इस तरीके से याद रखेंगे v = ds/dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब अभी जो हमने मैथमेटिकल टूल देखा कि हम डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जा रही है। बस इतना याद रखना है इसमें कि हमने जो टाइम इंटरवल नाप रहे थे वो इतना छोटा हो गया कि वो dt बराबर ही हो गया एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, ठीक है। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज 3t² + 5t। और हमसे कोई पूछे फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो हमें फंक्शनली क्या करना है, हमें फंक्शनली इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ। तो ds/dt = 60 + 5। तो ds/dt ही वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब कब चाहिए वेलोसिटी हमें, 5 सेकेंड पे, तो t यहाँ पे 5 सेकेंड रख देंगे, तो 6 × 5 + 5 तो 35 मीटर/सेकेंड। ऑफ कोर्स ये मीटर में दिया हुआ और टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है, इस वजह से नोट कर लो इसको एग्जांपल। एक और क्वेश्चन लिखो कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस and its displacement function is given as, coordinate is given as x = 2t² + 4t - 6, where x is in meters and t is in seconds. So find average velocity. Find average velocity. ध्यान से समझना इसको, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज वेलोसिटी
between the time interval t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, 0 से 2 सेकेंड्स तक बताना है। एवरेज वेलोसिटी एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड ही होगा ना। सही आंसर। तो देखो क्या किया, यहाँ पे हमारे सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, तो इससे वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके। अच्छा सब अभी बस पहले पाथ फ्लो समझते हैं, क्यों निकालना है ये। सबसे पहली बात तो हमारा उद्देश्य है एवरेज वेलोसिटी निकालना। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। इसको ऐसे नहीं कर सकते अपन v1 + v2/2, एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते वेलोसिटी का। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चाहिए हमें चाहिए 0 से 2 सेकेंड तक। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पोजीशन उसकी 2 सेकेंड पर, फिर पोजीशन निकालेंगे 0 सेकेंड पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और टाइम क्या, टाइम तो दिख ही रहा है हमें 2 - 0। तो कुल मिला के S2 कैलकुलेट करना है, S0 कैलकुलेट करना है और रख देना है यहाँ पे। तो वेलोसिटी अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी होती तब तो हम डिफरेंशिएट करते, अभी कोई काम ही नहीं डिफरेंशिएशन का। अभी तो बस x निकालना है 2 सेकेंड पर और 0 सेकेंड पर। क्वेश्चन में ये s नहीं x दिया हुआ है ना, तो x2 कितना हो जाएगा, रख दो वहाँ पे 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 2 स्क्वायर 8 + 8 16 में 6 10, तो ये 10 मीटर्स आ जाएगा। फिर x0 मतलब कि 0 समय पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, -6, तो -6। अब यहाँ फॉर्मूले में रख दिया, x2 आ गया 10, x0 आ गया -6, तो ऐड हो जाएगा वो डिवाइडेड बाय 2, तो 10 + 6 16/2 8 मीटर पर सेकेंड। तुमने वेलोसिटी निकाली, अच्छा मैंने डिफरेंशिएट करके तो आंसर रखा 2 सेकेंड, तो 8 ही आ गया। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, dx/dt कर रहे हैं, तो कोइंसिडेंटली ये फंक्शन भी ऐसा बन रहा है कि 4t + 4, तो 2 सेकेंड रखेंगे तो यहाँ पे भी 4 × 8 + 12 आएगा ना, 12 आएगा, 16 8 नहीं आया। अच्छा 0 रख के भी किया, तो 0 रख के किया तो 4 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया तुमने। हाँ नहीं वैसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कोइंसिडेंटली आ गया वो, लेकिन डेफिनेशन यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक। नोट कर लो इसको, कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन। अ पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन, x and y coordinates are given as x and y coordinates are given as x is equals to 2t square, x is equals to 2t square and y is equals to t cube. X is equals to 2t square and y is equals to t cube, where x and y
आर इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स. एक्स एंड वाई मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स. So find average velocity. Find average velocity in the time interval. In the time interval 0 seconds to 2 seconds. 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है. तो अब देखना, ये अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2t² एंड y इज इक्वल टू t³, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट तो इस फंक्शन से चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट इस फंक्शन से चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग इन xy प्लेन. मतलब जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें तो केवल एक ही डायरेक्शन में था, यहाँ पे 2 डायरेक्शन में. तो कोई बात नहीं, अलग अलग सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे, है ना. मतलब कि अगर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि 2t² आई कैप प्लस t³ जे कैप. ये समझ में आ रहा है ना? तो 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम हो गई है, इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा. तो ठीक है, हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 से 2 सेकेंड में. एवरेज निकालने के लिए अब डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो x में सॉल्व करेंगे इधर, और इधर करेंगे y वाला सॉल्व. तो x में 0 पे कितनी वेलोसिटी है? 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है. मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड? वी आर गोइंग टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? x2 माइनस x0 डिवाइडेड बाय समय, जो कि 2 है. तो x2 मतलब 2 रखेंगे यहाँ पे, हो जाएगा 2 to the 4 इंटू 2 8, तो 8. और x0 यानी कि 0 है, ये 0 बाई 2. तो एवरेज वेलोसिटी x में कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड. ये x में आ गई. y में एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इसमें y2 माइनस y0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y2 क्या है? यहाँ पे रखेंगे जब 2 तो 8 आएगा, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा. इसको डिवाइड करना है हमें 2 से, तो ये भी 4 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी x में ही 4 आ गई, y में ही 4 आ गई. तो अगर अपन को एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखना है, एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल, तो लिखेंगे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड. लेकिन हमसे आई कैप जे कैप ऐसा कुछ तो पूछा नहीं है, उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी रिपोर्ट करो. तो मैग्नीट्यूड बता देंगे हम इसका, कितना होगा मैग्नीट्यूड? 4 कैसे होगा? 4² प्लस 4² का अंडर रूट होगा. 4² प्लस 4² का अंडर रूट होगा. वेक्टर फॉर्म में ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिखा हुआ है, तो ये होगा 16 प्लस 16 32. 32 का रूट यानी कि 16 इंटू 2 यानी कि 4√2. एक क्विक कैलकुलेशन के लिए हमेशा याद रखना एक बात, कि जैसे 4 और 4 का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना हो, सेम ही नंबर का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना हो, तो हमेशा वो नंबर इंटू √2 हो जाता है. जैसे अगर तुमसे बोले कोई कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्योंकि ये दोनों सेम है हम धड़ाम से इसको 50√2 लिख देंगे. किसका? अरे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना ये अपन ने. बताओ इसका ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? a² प्लस b² का अंडर रूट. है समझ में? पक्का?
ठीक है, तो ये एक मतलब दिमाग में याद रखो ये कि अगर दोनों सेम आ गए, हम ऐसी बहुत सारी जगहों पर एनकाउंटर करेंगे कि सेम ही सेम है। तो 50 + 50 आई कैप + 50 जे कैप को लिख दिया 50√2, जो कैलकुलेशन को तेज करने के लिए याद रखना इस बात को। अब आ जाते हैं अपन एक्सीलरेशन पर। तो एक्सीलरेशन डिफाइन कैसे होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है वो एक्सीलरेशन है। तो क्लियरली इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको डालना है साइड में। रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं हुई? चल रही। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें भी एवरेज एक्सेलरेशन हो सकता है या इंस्टेंटेनियस हो सकता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, ये डेल्टा और डी में फ़र्क तुम्हें समझ में आया अभी तक? डेल्टा और डी में फ़र्क क्या है ना? डी स्मॉल चेंज है और डेल्टा लार्ज चेंज। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv/dt। डेल्टा इज वेरी लार्ज चेंज and small d is infinitely small change। तो ये बाइफर्केशन याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस में स्मॉल डी आता है और एवरेज में तो बड़ा डी आता है डेल्टा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो सपोज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया हुआ है, 1 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया हुआ है 3t² + 7t और हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 5 seconds। also find average acceleration from t = 0 to t = 5, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, एक ही डायमेंशन में है तो केवल x ही दिया हुआ है, और बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन बता दो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो कि है 0 से 5 सेकेंड्स, और एक पूछा है कि एक्सेलरेशन बता दो एग्जैक्टली t = 5 सेकेंड्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग में हमें ये बनानी है बात की ये जो एक्सेलरेशन कौन सा तो इंस्टेंटेनियस पूछा गया है और कौन सा एवरेज पूछा गया है। तो समझ में आ रहा है क्लियरली कि जो ये वाला पूछा गया है ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब ये dv/dt होगा,
और ये वाला जो पूछा गया है ये एवरेज एक्सीलरेशन है, तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें या तो डी वी बाई डी टी लिखना है यहाँ पर, या तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखना है। तो एक्स से सबसे पहले हम वी निकाल लेते हैं, तो वी इज़ नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी, एक ही डायमेंशन में। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो ये क्या हो गया 6t + 7, है ना। वो सब गिवन है कि t सेकेंड्स में है, x मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट में है ना, ऑल थिंग आर ऐसा यूनिट, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब सबसे पहले अपन इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं कि एक्सीलरेशन एट 5 सेकेंड्स, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी एट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स सब्सटीट्यूट करना है हमें ये निकाल के, तो वेलोसिटी फंक्शन दिख रहा है हमें, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा जस्ट 6, ये 6 आ गया। अब टी आया ही नहीं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, 6 ही आंसर हो गया। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इंस्टेंटेनियस का आंसर 5 सेकेंड पे। मतलब ये ऐसा केस आ गया जिसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ना। और सेकेंड एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज, तो वो क्या है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, कहाँ से कहाँ तक 0 से 5 सेकेंड्स, यानी कि v एट 5 सेकेंड माइनस v एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 - 0। तो v एट 5 सेकेंड्स कितना है, 5 सेकेंड्स पे देखो v कितना आ रहा है, 5 6 30, 30 + 7 37 माइनस 0, 0 नहीं, v एट 0, तो v एट 0 0 रखो यहाँ पे, 6 × 0 + 7 डिवाइडेड बाय समय, तो 5। तो ये कितना आ गया सॉल्व हो गया, ये भी 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा था, क्या था यूनिफॉर्म मोशन, याद आ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट ना, यूनिफॉर्म एक ही वेलोसिटी से चलता जा रहा है, एक ही वेलोसिटी से चलता जा रहा है, तो मतलब कैसा चलेगा वो, स्ट्रेट लाइन में चलेगा एकदम। तो इसके क्या क्या अभिप्राय हैं ये समझते हैं अपन, कि एक अभिप्राय तो ये है इसका कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, एक ही डायरेक्शन में, चेंज नहीं होगा डायरेक्शन। दूसरा अभिप्राय इसका है कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 ऑलवेज, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अच्छा वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as, तो इनमें क्या कंडीशन थी, इनमें कंडीशन ये थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, 0 भी एक कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन अगर अपन लगाएंगे इस सिचुएशन में तो a 0 हो जाएंगे, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, v = u, और स्पीड हमेशा सेम है, तो वो तो दिख ही रहा है ये पढ़ के कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक ही उससे चले जा रहे हैं। यहाँ से b वही मिल रहा है, v = u, ठीक है। फिर s = ut, तो बचपन में पढ़ते हैं ना, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो वैलिड केवल इसी के लिए है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम।
जैसे हमारे सामने एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल आता है, हमारा दिमाग चिल्ला के बोलता है कि ये क्यों नहीं लगा देते, तो ये तब लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, जो कि केवल इस केस में, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि वापस लौट के नहीं आ रहा, वो एक ही तरफ चले जा रहा है। तो एक और कंक्लूजन याद रखना है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस। केवल इस केस की बात हो रही है ना, ऐसे मत याद रख लेना कि जनरली हमेशा, केवल इसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चीज़ माइंड में रखते हुए। तो देखो, अ पार्टिकल ट्रैवल्स फर्स्ट, अ पार्टिकल ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, particle travels first half of the total distance with constant speed v1, and second half with constant speed v2, and second half with constant speed v2, full stop. Find the average speed during the complete journey. Find the average speed during the complete journey. तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड v1। तो मतलब टोटल डिस्टेंस को लेट से अपन d मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक d है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब है, आधा, d/2। ये कितनी स्पीड से चला, वो ये चला v1 से, और रिमेनिंग हाफ v2 से, यानी कि जो नेक्स्ट d/2 है वो चला वो v2 से, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज लाइक टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मतलब d हमने माना है, ये सब माना है हमने, दिस इज वी हैव इमेजिन्ड, कुछ दिया तो है नहीं, टोटल डिस्टेंस था तो d माना है हमने। हमारे पास केवल v1 और v2 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट तो हम इस d के टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट d है, ये वाली चीज़ क्या है d। d/2 क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे, d/2 तो आधा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें तो पूरा निकालना है, पूरे एवरेज। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल टाइम। तो पहले हाफ के टाइम को t1 बोल देते हैं और दूसरे हाफ के टाइम को t2 बोल देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा t1, और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा t2। तो t1 और t2 को अगर किसी तरीके से अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया v और d के टर्म्स में, तो बात बन जाएगी। तो पहले आपको देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। स्पीड कितनी है यहाँ पर, स्पीड इज़ v1, डिस्टेंस कितना है d/2, एंड टाइम कितना है t1। तो यहाँ से t1 आ गया, t1 इज़ d/2v2, सॉरी d/2v1। सिमिलरली t2 क्या आएगा,
एग्जैक्टली यही आ जाएगा, बस इधर v1 की जगह v2 हो जाएगा। तो T2 इज d/2v2। अब ये उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास d/T1। T1 इज लाइक d/2v1 प्लस d/2v2। d कॉमन ले लिया, तो ऐसे काट दो, अब चलेगा ना ये। अब तो नहीं दिक्कत कि 2 से 2 में क्यों काट दिए, वो कॉमन ले लिया अदृश्य तरीके से और कर दिया। तो ये यहीं पे हटाओ, इसे आंसर लिखते हैं फाइनली। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ये 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा कॉमन निकल के, यहाँ पे 2 यहाँ लिख दिया, और ये v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, तो v1 v2 ऊपर पहुँच जाएगा अपॉन v1 प्लस v2। तो कैलकुलेशन में अगर ये थोड़ा बहुत अगर एब्रप्टली लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो कुछ स्टार या कुछ ऐसा मार्क बना क्लास के बाद, फिर खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, अ पार्टिकल ट्रेवल्स first half of the total time, a particle travels first half of the total time with speed v1, and second half time नहीं, ये तो पर्टिकुलर केस था कि आधा डिस्टेंस ही उसने v1 ट्रैवल किया था, v1 से आधा v2 से किया। मान लो सपोज़ कुछ ऐसी सिचुएशन आती कि 1/3 उसने v1 से किया, तो हर सिचुएशन में अलग अलग लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग फार्मूला बन जाएगा। तो देखो कहाँ तक लिख लिया, पार्टिकल ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, टोटल डिस्टेंस नहीं सॉरी टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम लिखो, टोटल टाइम विद स्पीड v1 and second half time with speed v2, so find the average speed during the complete journey, find the average speed during the complete journey। तो ये सिचुएशन में आधे टाइम की बात कर रहा है, पुरानी सिचुएशन में आधे डिस्टेंस की बात कर रहा था, है ना। तो मान लो ये कंप्लीट जर्नी है, अब आधे टाइम की बात कर रहा है वो, तो ज़रूरी नहीं है आधे टाइम में आधा डिस्टेंस ट्रैवल करे। v1 और v2 अलग है, मान लो एक स्पीड है 100 km/h और एक स्पीड है 5 km/h, तो आधे टाइम में 100 वाले में तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा, जिसमें 100 स्पीड है, 5 वाले में धीरे धीरे चलेगा। तो बिल्कुल बीच में मार्क करना सही बात नहीं है, कहीं भी रैंडमली जगह मार्क करो कि ये है, इसमें चल रहा है वो v1 से और इसमें चल रहा है वो v2 से। बस कहने की बात क्या है कि अगर टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t है, तो ये वाला टाइम t/2 है और ये वाला टाइम भी t/2 है। ये समझ में आया? ठीक है। अब क्या पूछा है उसने, यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमें गिवन क्वांटिटीज़ v1 और v2 ही है इस क्वेश्चन में, t तो हमने माना है ना, तो हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो इसका डिस्टेंस लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस विल बी d1 इज इक्वल्स टू स्पीड दैट इज v1 इनटू टाइम दैट इज t/2। ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का d2 विल बी v2 इंटू t/2। अब नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द सम ऑफ d1 एंड d2। तो ये हो गया d1 प्लस d2 एंड टोटल टाइम इज कैपिटल T। तो d1 को लिख दिया इसके टर्म्स में v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइडेड बाई t। तो t से t कट गया, तो जस्ट लाइक v1 प्लस v2/2। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे, v1 प्लस v2/2। तो हर सिचुएशन में अलग अलग आंसर निकल के आएगा, कुछ अपन याद नहीं रख सकते, बस बेसिक फंडा याद रखना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर उससे अपन को हर सिचुएशन में लगाना है अलग अलग। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब बढ़ते हैं अपन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की तरफ। तो नेक्स्ट लिखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब देखिए ना, अब नाम में ही ट्विस्ट है। जैसे अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेटेड वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यूनिफॉर्म हो जाना कि कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, v इज कांस्टेंट। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन से पहले एक्सेलरेटेड आ गया, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चल के एक ऐसा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि अब सर्कुलर मोशन हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है सर्कल में घूमने वाले ऑब्जेक्ट की, है ना। स्पीड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हर मोमेंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो अंदर की साइड लग रहा है हमेशा, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा, तो इसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड भी नहीं बोल सकते। तो बस थोड़ा कॉन्शियस रहो कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड लग गया मतलब कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट, जस्ट यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अब इसमें दो थॉट आ सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो तो दिमाग से मतलब कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है स्पीड कांस्टेंट। तो बस यही नाम में थोड़ा उलझन भरा नाम है बस, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखना। तो अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसके लिए अपन को इक्वेशन डेराइव करनी पड़ेंगी, वो जो हमने करी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो बचपन में 9th क्लास में हम ग्राफ से कर देते थे, एक ऐसा ग्राफ बना देते ट्रेपेजियम टाइप v वर्सेस t का, और उससे एरिया अंडर कर्व निकाले कुछ कर देते थे। लेकिन अब हम हो गए थोड़े से बड़े, कैलकुलस से करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या क्या है, v इज इक्वल्स टू यू, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, और एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू
dv/dt, ये दो रिलेशन है। बोर्ड में डिराइव करने के लिए आता है कि डिराइव करो इक्वेशन कैलकुलस की मदद से, तो एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है हमें। तो बस इन दो रिलेशन से हमें 3 इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएं, तो देखो सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन को, a इक्वल्स टू dv/dt। तो a इक्वल्स टू dv/dt को यहाँ पे लिख लिया, a इक्वल्स टू dv/dt। देखना अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ, दोनों साइड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी, मतलब dv इधर आ जाएगा और dt इधर आ जाएगा। इट इज़ लाइक a dt प्लस इज इक्वल्स टू dv। अब इंटीग्रेट किया जा सकता है, मतलब अगर कोई कहे तुमसे कि यहीं पे इंटीग्रेट कर दो, तो नहीं हो सकता इंटीग्रेट, क्योंकि a के साथ वो नहीं है ना, dt नहीं है कुछ, तो एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो एक तरफ लेके गए, अब इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के पास इंटीग्रेबल स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो लिमिट्स देखनी पड़ेंगी कि जब समय 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी को u बोल देते हैं, और जब समय रैंडम t हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी को v बोल देते हैं, वही कन्वेंशन से। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट अपन तब तक नहीं कर सकते जब कि a के बारे में कुछ पता नहीं हो। a का अगर फंक्शन पता हो तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, अभी हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब a कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिकली अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, केवल तभी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ a इज कांस्टेंट, तब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये बाहर आ गया, तो ये हो गया a dt 0 से t लिमिट्स विद इक्वल्स टू dv लिमिट्स u से v। अब इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब ये बस dt बचा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट t। सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट v। ये हो गया हमारे पास a इंटू t लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से t इज इक्वल्स टू dv का इंटीग्रेशन v एंड लिमिट्स आर फ्रॉम u से v। अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, तो a इंटू t माइनस 0 इज इक्वल्स टू v माइनस u। ठीक है, तो v को एक तरफ ले लो, u को इस तरफ ले आओ, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। तो ये वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ये बात समझ आ रही है। तो क्या हाईलाइटेड पॉइंट है, क्या याद रखना है, ये कब लिख सकते हैं हम, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन फेल है ना। तो ये याद रखना है, नोट कर लो। This is the equation number 1. Next equation, तो हमने इसको लिया ऑन द फ्लोर, v इक्वल्स टू ds/dt। ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंशियल रिलेशन। तो यहाँ पे v क्या है, v को हम यहाँ से उठा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, u प्लस at। तो ये क्या हो गया, u प्लस at इज इक्वल्स टू ds/dt। अभी ये इंटीग्रेबल नहीं है जब तक कि ये ना आ जाए यहाँ पर, तो उठा के इस तरफ ले आए इसको। सो u प्लस at इंटू dt
इक्वल्स टू डी एस। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, दूसरी साइड इंटीग्रेशन एस के टर्म्स में। तो डिस्प्लेसमेंट इज लाइक 0 से एस, मतलब टाइम 0 पर 0 डिस्प्लेसमेंट था मान लिया, और कुछ रैंडम टाइम t पर s डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। देखना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सबसे पहले। तो दो टर्म्स हैं यहाँ पर, तो इसलिए u इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी, और इन दोनों को ही इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे। इज इक्वल्स टू डी एस का इंटीग्रेशन डायरेक्टली एस लिख देता हूँ ना, अब तो ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें। एस माइनस जीरो विल बी एस, इनकी लिमिट्स है 0 से t, इनकी लिमिट्स है 0 से t। तो u क्या है, व्हाट इज़ u? u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट, वो नंबर है एक, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा जा सकता है। और एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात हो रही है, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर रखा जा सकता है। तो जब इसको बाहर रख देंगे तो इट विल बी लाइक u डी टी, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से t, प्लस a t डी टी, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से t, दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, t आ जाएगा, t माइनस 0 विल बी t, तो ये हो जाएगा u इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे बस थोड़ा सा, यहाँ पे t की पावर 1 है, t की पावर 1 dt, तो क्या हो जाएगा, वो t स्क्वायर एक बार बढ़ जाएगी, इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं, तो t स्क्वायर मतलब t की पावर n को अगर अपन इंटीग्रेट करते तो कैसे करते हैं, तो t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अभी क्या है हमारे पास, t की पावर 1 है, t की पावर 1 dt, तो ये क्या हो जाएगा, t 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, t स्क्वायर बाई 2, तो एक्सेलरेशन के साथ आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स क्या होंगी 0 से t, तो यही बचेगा, फिर माइनस 0 होगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो बस आ गई अपनी इक्वेशन, यही है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हाफ भी दिख रहा है, ए टी स्क्वायर, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। मतलब अभी दो डिफरेंशियल रिलेशन से ये सारी इक्वेशन निकल के आई हैं, मतलब दो, अब तीसरी भी निकालनी है, तो वही दो रिलेशन है हमारे पास। तो v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू टी वी बाई डी टी। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन वैसे पता तो है ही हमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो अब इसमें भी t आ रहा है और इसमें भी t आ रहा है, लेकिन उस तीसरी इक्वेशन में तो t नहीं आता, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें देखो कहीं t नहीं है। तो क्या करें, हम एक काम करते हैं, dt को एलिमिनेट कर देते हैं किसी तरीके से। तो हमने इस डिफरेंशियल रिलेशन लेट्स से इट इज़ 1 और इस डिफरेंशियल रिलेशन लेट्स से इट इज़ 2, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। तो डिवाइड कर दिया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास v बाई ए, ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गए, v बाई ए, राइट हैंड साइड डिवाइड कर देते हैं, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी डिवाइडेड बाई dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। तो ऐसा करने से dt से dt कट जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। क्या किया, ds को इधर ले आया तो यह नीचे पहुंच गया, dv को इधर ले आया तो ऊपर पहुंच गया, एक्सीलरेशन दूसरी तरफ लगाया तो ये आ गया। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v dv बाई ds। अब ये बन गया डिफरेंशियल रिलेशन, ऐसा नया सा लग रहा है लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आया है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या किया जाए,
इसको लिखा जाए उस तरफ, ये हो गया ADS इज इक्वल्स टू VDV। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। जब ऐसे ये किसके टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हो रहा है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी थी तभी शुरू हो रहा था खेल, तो इसको डिस्प्लेसमेंट 0 बोलते थे। और जब वेलोसिटी कुछ रैंडम v हो गई तब इसका डिस्प्लेसमेंट लेट से s हो गया। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो a बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में a ds का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू यहाँ पे VdV, तो VdV का क्या होगा, v²/2। VdV का क्या हो जाएगा, v²/2। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से v, यहाँ पे लिमिट है 0 से s, नॉट 0 से v नहीं, u से v। तो ये हो गया हमारे पास as इज इक्वल्स टू v²/2 माइनस u²/2। तो इस तरफ लेके आ गए तो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² एंड v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। इनके बारे में हमें दो बातें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है, एकदम दिमाग में बसी होनी चाहिए। कौन सी है पहली इंपॉर्टेंट बात, बताओ कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये इक्वेशन किसी काम की नहीं है। इन तीनों इक्वेशन के लिए वी हैव टू मेमोराइज दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये वही बात को अपन ने रिप्रेजेंट के लिए सेम बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होकर के एक्सेलरेशन कांस्टेंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताओ वन डायमेंशन के लिए, है ना। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तभी इनको अप्लाई कर सकते हैं। दो डायमेंशन में होगा फिर क्या करेंगे, फिर दोनों में अलग अलग करेंगे, कंपोनेंट तोड़ के फिर रिप्रेजेंट कर देंगे आंसर। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है इन इक्वेशन के लिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और ये वन डायमेंशन के लिए डेराइव किए हमने। देखो तुम्हारे दो होमवर्क है। पहला, यू हैव टू डिराइव दीज इक्वेशंस। और दूसरा हाँ, ये इनको बिना देखे एक बार फिर से अपने मन से डिराइव करना है, एक एक स्टेप फॉलो करते हुए। और दूसरा इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 6.4 और सिक्स 6.5। अच्छा, 6.4 में वही जो हमने शुरुआत में किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उससे संबंधित सवाल है। और 6.5 में इन तीन इक्वेशन पे बेस्ड सवाल है जो 9th क्लास में आते थे। तो ये मैंने भेज दिया, वो जो एक आया हुआ फिर से भेज दूंगा अगर नहीं आया तो। स्क्रॉल करना ऊपर मिलेगा। तो ये तुम्हें
जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लास से पहले ही सॉल्व करने, नहीं तो फिर तो इवेपोरेट हो जाएगा काम। ठीक है, अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं।